चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखें पुराना वाला कॉपी, कुछ मुझे याद है, पुराना वाला भूल गई, बताओ। आज रिवीजन क्लास ही चलेगा। क्या चलेगा आज? रिवीजन क्लास। नहीं, जो अक्टूबर फिलहाल पढ़ाएं, क्योंकि तुम लोग का सप्ताह 10 दिन का पढ़ाई तो हुआ नहीं हो। घर में पढ़ी थी एक भी दिन? पूजा क्यों नहीं पढ़ी थी? ब्यूटी तुम भी नहीं तो आयुषी पढ़ी थी? पढ़ी थी ऐसी। तुम दोनों बहन आर्ची और अंशु पढ़ी थी। हाँ, मतलब पढ़ाई ब्रेक करने के बाद फिर से नया से पढ़ाई स्टार्ट करोगी तो समय लग जाएगा, इसीलिए पढ़ाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अभी क्या है कि 8-10 दिन से तुम लोग का पढ़ाई छूट गया, इसलिए रिवीजन से शुरू करते हैं ताकि 1-2 दिन में रिदम फिर से आ जाए। ठीक है, तो दो देखें किस नोट्स है। तुम दोनों नोट्स बनाई हो? दिखाओ जरा कैसा नोट्स है। तुम्हारे पापा पेमेंट कर देते, नीचे जाके रिसिप्ट ले लेना। तो देखियो कौन कैसा नोट्स। हाँ, नोट्स तो बहुत बढ़िया बना रही हो। इसके नोट से पढ़ाएंगे आज, ठीक है? इसी के नोट से पढ़ाएंगे। तो वस्तु विनिमय, और ये जो है बनाई है, किसका नोट्स बनाई है? इकोनॉमिक्स। देखो कितना बढ़िया। और इसको हमेशा के लिए बढ़िया से रखना संभाल के, और हमेशा पढ़ते रहना, ठीक है? इसको बढ़िया से पढ़ना, आगे भविष्य में काम आएगा। तो इकोनॉमी का पहले इकोनॉमी से ही शुरू करते हैं, और ऐसा टॉपिक उठाते हैं जो कि बहुत जो है ना ईजी है, और जो है सबको याद भी होगा। इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अंशु? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब पैसे का जो है ज्ञान, पैसे का लेन देन। किसी का क्या होता है? विनिमय। विनिमय को बोलते हैं लेन देन, विनिमय। और यह डिपेंड किस पे पड़ता है? यह डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे, खरीद और बिक्री, डिमांड और सप्लाई। जैसे तुम लोग गई होगी, अभी ठंडी का दिन है, ठीक है? किसी को जैसे कि कोल्ड ड्रिंक भी पीने का मन कर जाता है, दुकान में गई होगी तो ठंडा रखता है? अभी नहीं रखता है। लेकिन 10 आदमी मिलकर गए दुकानदार के पास कि ठंडा छो, स्प्राइट छो, कोका कोला छो, तो वो समझने लगा कि नहीं भाई, कोका कोला आदमी से मंगे लावे से हमरा कोका कोला या ठंडा रखना चाहिए। उसके बाद क्या है, वो रखने लगता है ना? इसको बोलते हैं डिमांड। उसके बाद जब वो सप्लाई करने लगता है, इसको बोलते हैं सप्लाई। और पूरा इकोनॉमी इसी पर निर्भर है, डिमांड और सप्लाई। इसी के आधार पर क्या है, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। इसी अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो वैसे तो काफी कुछ पढ़ा है तुम लोग को, अर्थव्यवस्था का परिचय, ये सब को अच्छे से तुम लोग समझना। जैसे इस कॉपी से ही समझाते हुए चलते हैं, इसी कॉपी से अर्थव्यवस्था का परिचय, है ना? तुम्हारा जितना पढ़ाई हो आज इसको खत्म कर देते हैं। आज यही हम लोग का टास्क रहेगा कि इसको रिवीजन करना। तुम्हारा कहाँ है नोट्स पूजा? कहाँ गया? छूटा हुआ है। तुम अपनी फ्रेंड को बोली ब्यूटी को कि हमको व्हाट्सएप पे फोटो भेज दो। तो हाँ, बनाई नोट्स? किसका गलती है बताओ? ब्यूटी गलती है, मेरा गलती, तुम्हारा गलती है? बताओ। तुमको किसी लड़की से ग्रुप में जो है ना मैसेज करते, ग्रुप में टॉपर एकेडमी गर्ल्स वाला जो ग्रुप है, किसी के पास इकोनॉमिक्स का है जो पढ़ाए थे, हमको भेजो जरा, हम लिखेंगे। अभी देखो इतना दिन छुट्टी था, बना लेते नोट्स। अब बताओ कितना दिक्कत होगा तुमको पढ़ने में, समझने में। तो अर्थव्यवस्था में क्या है कि किसी भी देश में होने वाले विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप को संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था देश की क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में: उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। उत्पादन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। और उपभोग को कंजम्पशन, और विनिमय को एक्सचेंज, और निवेश को इन्वेस्टमेंट। उत्पादन क्या होता है? जो कि धन प्राप्ति के लिए वस्तु और सेवा को उत्पादन किन किन साधनों से किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? उत्पादन। जैसे क्या कागज से क्या बनता है? कॉपी बनता है। किसान द्वारा अनाज का उत्पादन होता है, उसी का कॉपी का होगा उपभोग। हम लोग पढ़ने लिखने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉपी किताब कलम का। खाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अनाज का। तो वही है उपभोग, कंजम्पशन। तो यही कहता है उपभोग के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता बल दिया था। फिर कहता है विनिमय। विनिमय के अंदर क्या करते हैं हम लोग? किसी वस्तु का क्रय और विक्रय, खरीद और बिक्री करते हैं। और निवेश में क्या करते हैं?
वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन जो है भविष्य के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया था। ये इतना चीज हो गया, ये चारों समझ गए। देखो एक दिन का क्लास जितना पढ़ाए थे, अभी देखो 2 मिनट लगा, 2 मिनट में खत्म हो गया ना एक दिन का क्लास। इसीलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स बना लोगे तो तुरंत तुरंत टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो अगला दिन इसी तरह तुम डेट लिखा करो अंशु, तो नोट्स तो नहीं बने ना, तुम दूसरा बनाई हो, कहाँ है? लेके आना कल, हमको दिखाना। तुमको भी क्या है, और तुम इसको नहीं दोगी पढ़ने के लिए, इसको बोलो कि तुम हम नोट्स देख के बना लो, लेकिन मेरा नोट्स हम इसको रखेंगे, हम पढ़ेंगे, तुमको नहीं मिलेगा। अपना अपना दोनों बान बनाओ और डेट भी लिखती जाओ। 11 तारीख को इतना दूर पढ़ाए थे, 12 तारीख को इतना दूर पढ़ाए थे। तो अर्थव्यवस्था को 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। कौन कौन इकोनॉमी होता है? व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थव्यवस्था माने मैक्रो इकोनॉमी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि माइक्रो इकोनॉमी में क्या होता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था का परिचय। मतलब माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा। माइक्रोस्कोप सुनिए, माइक्रोस्कोप उसमें क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप में सूक्ष्म जीव को दिखाता है। तुम लोग जब प्रैक्टिकल करने गए हो, कभी गई होगी, उसमें क्या है कि वातावरण में बहुत कीटाणु जीवाणु सब है, बहुत सारे चीजें। तो उसको क्या है, जैसे ब्लड वगैरह सब या खाना पीना या कुछ भी, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से इसे लेंस से दिखाया जाता है। ठीक है, दही दही तो देखना, भूल से मत देखना। माइक्रोस्कोप तुम लोग देखी हो, टीएनबी कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, वहां पे था। देखो खाने का मन नहीं करेगा दही, ऐसे 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 करता है, पन 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 पन, खाना चाहिए दही। तो वो सब माइक्रोस्कोप में क्या होता है, सूक्ष्म रूप से चीज को देखा जाता है। तो वही इकोनॉमी है। माइक्रो इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म स्तर पे, सीमित स्तर पे, छोटे परिवार या फिर क्या एक दो परिवार के लिए जो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। और एक होता है व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमी। ये क्या है, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय उत्पादन, उसके बाद कुल निवेश, कुल मांग, और ये सब समाज के व्यवहार, समाज का अध्ययन जो इसके अंतर्गत होता है, इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमी। रोजगार हो गया, गरीबी हो गया, मुद्रा हो गया, व्यापार हो गया, सबका अध्ययन किसमें होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमी में। फिर आता है नियंत्रण के आधार पे, कितना प्रकार का अर्थव्यवस्था होता है, मतलब ये बताओ कितना प्रकार का अर्थव्यवस्था है। तीन प्रकार का ब्यूटी, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन होता है उसे बताओ। हाँ, समाजवादी। अंशु तुम लोग बोलते जाओ, जो तुम लोग नोट्स बनाए कुछ याद हुआ? हाँ, समझ समझ के नोट्स बनाओ, एक दिन डिले हो जाएगा, इस चीज को समझ के। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बेसिकली यही दोनों अर्थव्यवस्था का प्रकार चलता था, ठीक है। और हाल में इस दोनों से मिश्र एगो मिल के जो अर्थव्यवस्था बना, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। वेरी गुड आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हमको उधर से बताएगी पूजा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या हम लोग देखते हैं। बोलो बोलो बोलो, बताओ समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बताओ। ब्यूटी बताओ क्या होता है। समाज के अंतर्गत जो जैसा क्रियाकलाप समाज को ध्यान में रख के जो है सरकार द्वारा ऐसा अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था जिसमें समाज के हित के लिए काम करे। उसमें क्या है, ये प्रॉफिट वगैरह नहीं दिखाता है, प्रॉफिट कम भी हो नहीं भी हो चलेगा। इसमें क्या है कि समाज हित में है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में क्या लिखवाए हैं, इसमें लिखवाए हैं क्या कि ऐसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, सरकार के द्वारा, ठीक है। ये और मिश्रित पूंजीवादी में क्या होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आर्थिक क्रियाकलाप पे बाजार पे नियंत्रण किसका होता है, निजी कंपनी का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और एक होता है इस दोनों से मिला हुआ, क्या बोलते हैं, मिश्रित। इससे उदाहरण देते हैं, जैसे तुम लोग जो है सरकारी बस में कोई चढ़ी हो, नहीं चढ़ी हो, अच्छा ट्रेन में चढ़ी हो ना, ट्रेन में, ट्रेन क्या है, जैसे तुम लोग को सबौर से लैलक से सबौर आना पड़ता है, लैलक से कहाँ जाती हो, सबौर, ठीक है, या फिर सबौर से जाती हो भागलपुर।
इतना तुम लोग यात्रा की होगी, इतना तो गई हो ना। लेह से ट्रेन पकड़ी कौन सा? लोकल। लोकल से सबौर जो ट्रेन पकड़ी, कितना पैसा लगा? अगर सरकारी तौर पे देखा जाए कितना पैसा लगता है? टिकट कटाई हो कभी तुम लोग? 10 रुपया, तो वेरी गुड। ठीक है, टिकट कटाओ नहीं कटाओ वो तो बाद में निर्भर करता है, 10 रुपया लगता है। और भागलपुर जाने का 15 रुपया। ठीक है, मान के चलो, हमको भी नहीं पता है। अब देखो, अगर लोकल ट्रेन छूट गया तो तुम लोग क्या करती हो? टेम्पू पकड़ती हो। तोरा वहां डॉक्टर लगा अपॉइंटमेंट छो, कचहरी में तोरा पेश होना चाहिए 11 बजे या 10:30 बजे, तो दुनिया लो इंतजार कर रहा है कि जैसे ही छूटले तोराक से जेबे और गाड़ी बुक करवे या फिर टेम्पू से जेबे। तो तुम लोग क्या पकड़ती हो? टेम्पू। टेम्पू से सबौर जाने का कितना लगता है? 20 रुपया। और अगर टेम्पू से वही जो है ना सबौर से लेलक से पकड़ेंगे भागलपुर में, कितना पैसा लगेगा? हाँ, 40 रुपया। अब देखो, ये हो गया चीज, क्या हो गया? सरकारी। और ये क्या हो गया? निजी हो गया, निजी। अब सरकारी में देखो, तुम लोग टिकट नहीं भी कटाई, टिकट कटा भी ली, कितना कम पैसा लगा? 10 रुपया लगा, 15 रुपया लगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग निजी तौर पर टेम्पू से गई, कितना लगा? 20 रुपया, 40 रुपया, ठीक है। और यही अगर सरकारी बस से जाती तो इसमें पैसा कम लगता। तो इसी प्रकार से क्या होता है? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कुछ होता है सरकारी कंपनी और कुछ होता है प्राइवेट। जैसे तुम लोग मोबाइल यूज करती हो ना, सबके पास सिम होगा। जो पुराना सब आदमी सब था वो यूज करता था BSNL, है ना। और अभी चलता है क्या? जियो। BSNL क्या है, कैसा कंपनी है? सरकारी कंपनी था। जियो कैसा है? निजी कंपनी है। और मिश्रित अवस्था में क्या होगा? BSNL भी रहेगा और जियो भी रहेगा। अब ये कस्टमर पे, कंज्यूमर पे निर्भर करता है कि हमको टेम्पू से जाना है, ट्रेन से जाना है कि बस से जाना है। ठीक है, तो यही प्रकार था समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मिश्रित। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार जो व्याख्या लिखवा है उसको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाकलाप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। और नियंत्रण और नियमित करने के लिए सरकार जो है क्या, प्रत्यक्ष रूप से अपने नियंत्रण में रह के जो है इस चीज को नियंत्रित करती है। और इसका उदाहरण है रूस, चीन, उत्तरी कोरिया, ये सब क्या है? इसका उदाहरण है। और यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब एगो कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? सभी आर्थिक क्रियाकलाप बाजार की स्थिति के अनुसार स्वतः नियंत्रण और नियंत्रित था। बाजार की स्थिति जैसे क्या है कि अभी जैसे हम लोग गए, जैसे कोविड आया था, कोरोना आया था ना, तुम लोग घर में थे या कुछ भी, जैसे तुम लोग देखोगे कि जब समय कम हो जाएगा, जैसे कोई चीज, जैसे मैगी का उदाहरण देता है, इसका उदाहरण तुम लोग को ऐसा सब उदाहरण देते हैं जो कि तुम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ हो, जो सब खाता पीता सब उसके बारे में हम देने लगेंगे तुमको, जो है ना उदाहरण देने लगेंगे, बहुत बड़ा बड़ा चीज का आयुर्वेदिक सब समझ में नहीं आएगा। जैसे मैगी है, सब्जी की दुकान है या कोई दुकान है, दुकान में गई अब 5 गो मैगी है, ठीक है, तो 10 रुपया का 12 रुपया है, 12×5 60 रुपया में वो देता था। लेकिन अब 2 मैगी है, खरीदने वाला 10 आदमी है, ठीक है, वो 20 भी रुपया में बेचेगा तो क्या आदमी खरीद लेगा ना। तो यह चीज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से होता है। उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है? नियमित और नियंत्रित स्वतः रूप से होता है। लेकिन सरकारी में ऐसा होता है? समाजवादी में नहीं होता है ना। वहां पे फिक्स है कि 10 रुपया है तो 10 ही रुपया। जैसे तुम लोग जो है, और कोई उदाहरण, जैसे रेल नीर तुम लोग देखे हो, पानी पियो रेल वाला। जैसे तुम लोग किनले का बिस्लेरी का पानी पियोगी, कितना रुपया लगेगा? 20 रुपया। और रेल नीर का कितना पड़ता है? 5 रुपया, 15 रुपया, ठीक है। 15 रुपया में क्या है कि चीज दोनों में एक ही चीज है। इवन जो है रेल नीर का स्वाद का क्वालिटी जो है थोड़ा सा बढ़िया आ जाता है, ज्यादा अच्छा लगता है। तो तुम लोग देखो, चीज वही है, लेकिन सरकार 5 रुपया घाटा में क्यों चल रहा है? ये भी 20 रुपया ले रहा है। अब आदमी के ऊपर च्वाइस है। तो ये है प्रकार जो इस प्रकार का, ये सरकारी पानी हो गया, और ये सरकारी पानी ये हो गया, और ये प्राइवेट हो गया। अब समाज के अनुसार पूंजीवादी, और यहाँ पे क्या होता है कि नियंत्रण जो नियमित होता है स्वतः रूप से, इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था में सरकार कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता, और कंपनी किसके द्वारा स्वामित्व होता है? निजी कंपनी के द्वारा, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। और एक उदाहरण होता है मिश्रित। मिश्रित में अभी क्या समझाए थे? जिसमें सरकारी संस्था और निजी संस्था दोनों मिलकर काम करता है, उसको क्या बोलते हैं?
मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसमें क्या है कि जो है जैसे भारत है, चीन है, नेपाल है, भूटान है। चीन जो है दोनों प्रकार में आता है, मिश्रित में अब होने लगा। पहले बेसिकली जो है समाजवाद टाइप से साम्यवाद था, समाजवाद का उन्नत रूप है साम्यवाद, वही प्रकार का था। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है, कि मिश्रित में ऐसा ऐसा होता है, इसमें दोनों प्रकार का रहता है। अब किले का पानी भी बिकेगा, बिस्लेरी का पानी बिकेगा, और रेल नीर भी बिकेगा, बीएसएनएल भी चलेगा और जियो भी चलेगा, ठीक है। एक तरफ सरकारी बस भी चलेगा, एक तरफ प्राइवेट बस भी चलेगा। निदेश, तुम लोग जो है कभी बस पे चढ़े हो, सरकारी बस पे कहीं गए हो? जैसे तुम लोग तो एग्जाम देने गए थे, कहाँ गए थे? पूर्णिया गए थे, मान के चलो पूर्णिया। सरकारी बस पे थे कि प्राइवेट बस पे? सरकारी बस कितना पैसा लिया था? चलता है ना। और जैसे नॉर्मल बस से जाते कितना पड़ता? 50 रुपए 60 रुपए, सीधा कीमत डबल आता है। तो पूंजी हमारा देश में कैसा सिस्टम है? दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब सरकारी भी है और निजी भी है। और अमेरिका सब में देखे थे, क्या देखे थे? पूंजीवादी था। और रूस वगैरह में क्या था? खाली सरकारी कंपनी रहेगा, ठीक है। वहां पे क्या है, जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए मुनाफा उसका उद्देश्य नहीं रहता, इसी को बोलते हैं ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया? देखो ये देखो 10 मिनट में 12 तारीख का समझा दिए। अब 13 तारीख को जो पढ़ाए थे उसमें चलते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। कौन कौन सा होता है रवि? विकासशील और विकसित। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकासशील मतलब विकास के पथ पे वो अग्रसर है, मतलब विकास के पथ पर अग्रसर है। और एक है विकसित, विकसित का मतलब विकास पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है। इस दोनों को बोलते हैं विकासशील और विकसित। अच्छा, भारत कैसा देश है बताओ? विकासशील। कैसे विकासशील है आरजी? हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हैं। देखो यहाँ पे गरीबी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, भूखमरी बहुत है, कुपोषण बहुत है, लोगों का क्या है, उतना अर्थव्यवस्था उस प्रकार से उन्नत नहीं है, पर कैपिटल इनकम क्या है, कम है, स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, उतना बढ़िया है। लेकिन हमको इसको क्या कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, इसको बेहतर कर रहे हैं। और आने वाले समय में क्या है, ये जब बेहतर हो जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, पर कैपिटल इनकम सबका अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया हो, जैसे अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, ये सब क्या है, वहाँ भूखमरी नहीं है, वहाँ कुपोषण नहीं है, वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वहाँ लोगों का स्थिति बढ़िया है, वहाँ पर कैपिटल इनकम क्या है, बढ़िया है। तो ये सब कैसा देश हो गया, विकसित देश हो गया। जैसे इसी में जो है जैसे कुछ राज्य का भी उदाहरण दिया, जैसे अपना बिहार राज्य, जैसे टोटल भारत में कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यही क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, 28 और 8 का कॉमन। तो कुछ ऐसे राज्य हैं दक्षिण भारत के जो कि क्या है, विकसित है, और हम लोग क्या है, विकासशील या अल्प विकसित कहा सकता है। और हम लोग बीमारू राज्य की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। उसका एक तो पैटर्न किया गया था। तो ये केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक सब क्या है, यहाँ के लोगों का पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा है, यहाँ गरीबी बेरोजगारी सब बहुत कम हो गया है। तो इसी प्रकार से आप व्याख्या जो लिखवाएं इसको थोड़ा सा सुन लो। कहता है ऐसी अर्थव्यवस्था जहां प्रकृति, मानवीय और भौतिक तीनों शासन उपलब्ध हो, ठीक है, लेकिन किसी बाधाओं का इसका समुचित प्रयोग नहीं हो पाता हो, जिसके कारण यहाँ का जीवन स्तर निम्न है। जैसे अपने यहाँ, जैसे झारखंड तुम लोग जाओगे, झारखंड गई हो कोई? झारखंड गई हो? वहां पे देखोगे कि आदिवासी बहुल समाज है, मतलब जनजाति बहुल समाज है। वहां पे क्या है कि, लेकिन अगर अगर देखा जाए, तुम लोग तो पढ़ते हो, कोयला का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? अबरक का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? झारखंड में। यूरेनियम का भी बहुत भंडार है, कच्चे जो है बाल होते हैं उसका सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है? लगभग झारखंड में। लेकिन वहां के लोगों का स्थिति क्या है, बहुत दयनीय है। यहाँ कह रहा है प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, लेकिन उसका सही से उपयोग नहीं हो रहा। भौतिक मानवीय साधन है, जैसे क्या बहुत सारे लोग हैं, अगर लोगों को स्किल कर दिया जाए, सब लोग को रोजगार मुहैया किया जाए, सब लोग टैलेंटेड हो जाए, तो क्या है, भौतिक रूप से मानवीय लोग भी जो है क्या हो जाएंगे, कर्मठ हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और काम करने के लिए स्किल हो जाएंगे। और वही भौतिक चीज संसाधन का विकास होगा। तो इसी तीनों को मिलके क्या समुचित जब प्रयोग करें, जीवन स्तर कैसा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, और क्या है, हम लोग विकासशील से विकसित की ओर चले जाएंगे। लेकिन वे अपने जीवन स्तर में तेजी सुधार का प्रयास करते हैं, इसका ये उदाहरण है। तो विकासशील समझ गई तुम लोग, अब समझो विकसित। इसमें कुछ कारक भी है, रूढ़िवादिता, ये सब चीज, इसको हम लोग तुम लोग समझ लेना। और यही विकसित प्राकृतिक, मानवीय, भौतिक तीनों का उन्नत रूप से प्रयोग किया था, इसको क्या कहते हैं, विकसित।
अच्छा कह रहा है विकसित अर्थव्यवस्था करने के लिए हम लोग को किस चीज पर प्रयोग करना चाहिए बताओ। जैसे क्या है वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर, मतलब टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम लोग को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। जैसे क्या है कि जैसे अभी टेक्नोलॉजी का, जैसे ट्रेन में ही उदाहरण देते हैं, पहले तुम लोग जो पहले स्टेशन पे आके बैठ जाते थे, पता नहीं रहता था, किसी से पूछवाते थे। अब क्या है, मोबाइल हो गया, मोबाइल में क्या कर लिए, देख लिया अचारी से गाड़ी खुला, तुम लोग धीरे धीरे हो जाती है। क्या हुआ, किसका यूज हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। जैसे क्या है कि अभी कई लड़का नहीं आ रहा है पढ़ने के लिए, नहीं आ पाया है, या कोई लड़का नहीं आया, अभी यूट्यूब पे मोबाइल वीडियो करके डाल दिए, और बाद में भी लड़का क्या है उसको पढ़ सकता है। यहाँ किस चीज का यूज हुआ, टेक्नोलॉजी का। तो कई सारा ऐसा ऐसा उदाहरण है। और जैसे हम इसी को बोलते हैं वैज्ञानिक प्रगति का उच्च स्तर तथा साक्षरता दर का अधिक होना। जैसे क्या है कि गांव घर में क्या है, लोग शिक्षा उतना नहीं लेते हैं। जैसे क्या है कि बंधुआ मजदूरी करने लगते हैं, या फिर इधर उधर करके क्या है कि शिक्षित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जीवन भर उनका स्थिति क्या होता है, खराब होता है, जानकारी नहीं होता है, चीजों के बारे में नहीं होता है, और कई सारे जो लोग उनका मिसयूज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, बरगला देते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, साक्षरता का, ज्ञान का, शिक्षित होने का अभाव है। तो इसको भी अधिक कर देंगे तो क्या है, हम लोग विकसित की ओर चल पड़ेंगे। कह रहा है व्यापार और उद्योग का विकसित होना, व्यापार अगर सही से लोग होगा, उद्योग अगर बढ़िया से होगा तो भी विकसित हो जाएंगे। मानवीय शक्ति का कौशल विकास, जैसे तुमको इन लोग का उदाहरण दिए थे, जैसे घर में क्या है, जैसे घर में तुम लोग 3 बहन हो, ठीक है, एक भाई है, या फिर 4 भाई बहन हो, जो भी हो। जैसे क्या है कि घर में अगर गार्जियन को, समाज को ये लगेगा कि 3-3 बच्चा है, ये वो जो है ना, घर पे बोझ बढ़ जाएगा, घर पे अधिक परेशानी होने। लेकिन अगर गार्जियन सही से तीनों चारों बच्चे को अच्छे से पढ़ा दे, और तीनों चारों बच्चे मेहनती हो, ऐसा पढ़ लिख के जो कोई रोजगार लिख जाए, या फिर कोई अच्छा बिजनेस ही करने लगे, या फिर स्वयं अपने पैर पे खड़ा हो जाए, तो क्या ये चीज मानवीय शक्ति का, कौशल का सही प्रयोग होगा कि नहीं, होगा ना। ऐसा अगर करोड़ों लोग करने लगेंगे तो हम लोग विकसित की ओर चल पड़ेंगे कि नहीं। तो ये सब चीज का है, विकसित होने का ये सब प्रकार है। जैसे अर्चना की एक दिन हमको मम्मी मिली थी, ठीक है, अर्चना तुमको बताई थी मम्मी, नहीं मिली थी, बहन बोली थी। तो अर्चना की एक दिन मम्मी मिली, अर्चना का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, ठीक है, ये अपना भाई बहन है बहुत सारा, लेकिन क्या किसी में पढ़ने का वैसा हुनर नहीं है, लेकिन अर्चना में इस चीज का हुनर है कि वह पढ़ना चाहती है, और सब बहन सब ऐसे ऐसे करती है। तो हम इसके मम्मी को बोले कि आप जो है चाची अर्चना को पढ़ाइए, बाद बाकी हम उसके पीछे हैं, कहीं न कहीं आज ना कल में हो जाएगा, अगर नहीं होगा, इतना जानकार हो जाएगी, इतना पढ़ लिख लेगी कि आगे भविष्य में इसको दिक्कत नहीं होगा, डिसीजन लेने में, जीवन को बेहतर करने में चीज हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्चना के अंदर क्या चीज का विकास हो रहा है, कौशल का विकास, स्किल हो रहा है। ये चीज को क्या है, समझ सकती है, किसी को क्या है, समझा सकती है। जैसे अर्चना को हम पढ़ा दिए, अगर नहीं हो नौकरी लगेगा तो अर्चना होम ट्यूशन बच्चा को पढ़ा सकती हो कि नहीं, 10वां तक को पढ़ा सकती हो कि नहीं, पढ़ा दोगे। एक एक बच्चा से अगर 200 रुपया लेगी, अगर 20 बच्चा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 4000 रुपया हुआ ना, 4000 रुपया। तो 4000 रुपया में एक महीना खर्ची निकल जाएगा कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। इसीलिए सब लोग अपने अपने कौशल का विकास करो, और गार्जियन पे हम लोग को निर्भर नहीं रहना है, हम लोग को अपने से जो है कुछ ऐसा काम करना है कि अपने अंदर से भी हुनर से करके अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, गार्जियन को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं मानवीय शक्ति का कौशल विकास। उसके बाद अगला है राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना। अभी देखो पर कैपिटल इनकम कितना कम है, क्योंकि लोग क्या है, कमाने वाले एक है, खाने वाले कितने हैं, 5 है। अब जैसे किसी गार्जियन 5000 रुपया कमाया, अब जो है अगर डिवाइड करे तो सब 1-1 हजार रुपया सबको लग गया, ठीक है, 700 रुपया, यही 5 आदमी अगर कमाता तो क्या है, 25,000 रुपया का क्या है प्रॉफिट होता है, 5-5 रुपया। तो यही है राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति का है, और इसको अधिक करने के लिए इसी 4-5 को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यही चीज समझ में आया। अब चलो एक पॉइंट है, कहता है सस्टेनेबल विकास। ये क्या होता है बताओ, क्या होता है सस्टेनेबल विकास, सतत विकास इसको बोलते हैं। सस्टेनेबल विकास मतलब क्या है कि हम लोग ऐसा विकास करें जिससे आने वाले पीढ़ी को भी इसका लाभ मिले, इसी को बोलते हैं। और यह जो है ऐसा जो है यह पहल ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में हुआ था, वहीं पर इस चीज का कंसेप्ट आया था, और इसी के जो बारे में जो बात किया गया था। एक है वैश्विक भूख सूचकांक, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये क्या होता है मिथुन, जैसे 4 आधार पे अगर संकेत पे
हाँ, इसमें क्या है कि भूख से संबंधित समस्या को माफ किया जाता है। इसमें कौन कौन से आयाम हैं पूजा? अल्प पोषण। अल्प पोषण का मतलब क्या हुआ? हाँ, कम पोषण। जैसे क्या है कि जैसे कहा जाता है ऐसा कि जब बच्चे का जन्म हो तो नवजात शिशु को माँ का दूध जो कम से कम 6 महीने का सेवन करना चाहिए। करता है ना ऐसा? पाउडर का दूध और ये सब चीज नहीं खिलाना पिलाना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या है, माँ को भी मजबूत होना पड़ेगा, तभी शिशु मजबूत होगा। अगर माँ अच्छे से खान पान रखेगी तो बच्चे में भी क्या है, अच्छा खान पान जाएगा। तो यही चीज है, यही कुपोषण का एक कारण बनता है कि बच्चे को जो है क्या करते हैं हम लोग, सही से पोषण नहीं दे पाते हैं। और बच्चे को सही पोषण देना, उसकी माँ को पोषण देना पड़ेगा, माँ को अच्छे से खिलाना पड़ेगा। तो यही जो है अल्पोषण का कारण बनता है, जिसकी वजह से आगे चल के बच्चा क्या होता है रवि, कमजोर होता है। अगर सही से बच्चा, जैसे बेस, जैसे ये घर है ना, इसका तरी जो खाना गया होगा वो क्या होगा, मजबूत होगा, तब ना 3 मंजिला 4 मंजिला 5 मंजिला बन गया। तो किसी भी चीज का इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका बेस। जैसे तुम लोग का एज हो गया अभी 25 साल 22 साल 20 साल जो भी हुआ होगा, अगर बचपन में तुम लोग का बेस अगर मजबूत कर दिया था, पढ़ाई के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, सांस्कृतिक मामले में, तो यहाँ चल कोई दिक्कत होता है मिथुन? इसीलिए हम लोग को क्या है, बेस से, बचपन से ही चीजों में क्या है, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, संस्कृति के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कार के प्रति बच्चों को क्या करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, ताकि आगे चल के किसी को ऐसा समस्या नहीं हो। इसी को बोलते हैं अल्प पोषण का, यही आगे चल के उदाहरण होता है। जब अल्प पोषण होता है तो बच्चा क्या होता है, बड़ा होकर बीमार रह जाता है, दुबला पतला होता है, सुस्त रहता है, उसका दिमाग उस पोटेंशियल में काम नहीं कर पाता। इसके वजह से फिर उसका जीवन भी क्या उतना बेहतर नहीं हो पाता और आगे अर्थव्यवस्था में, समाज में अपना वैसा योगदान नहीं दे पाता है। तो अल्प पोषण देखो एक छोटा सा चीज है। अब ये सब चीज जैसे तुमको पढ़ाते हैं, केवल एक किताबी जानकारी है, बताओ ब्यूटी, तुम लोग भी अपने घर परिवार में इसको प्रयोग करोगे कि नहीं? तो शिक्षा को केवल इतने दूर तक मत देखो कि शिक्षा का उद्देश्य केवल सिलेक्शन लेना ही नहीं है, जीवन स्तर को क्या करना है रवि, बेहतर करना है। और जीवन स्तर बेहतर होगा जब तुम मजबूत होगा, तुम्हारा परिवार मजबूत होगा, जब परिवार मजबूत होगा समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो क्या होगा, गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो क्या है, राज्य मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा, राज्य मजबूत होगा क्या होगा, देश मजबूत होगा। और देश इस प्रकार से हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था की ओर या विकसित होने की ओर क्रम में चलाएंगे। इसीलिए दूसरे को मजबूत करने से पहले खुद को मजबूत करना जरूरी है। तो ये चीज। अगला है बच्चों का नाटापन। अगर बच्चा को सही से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो क्या हो सकता है, उसमें कुपोषण हो सकता है, नाटापन हो सकता है। उसके बाद बच्चों में कम वजन देखे होगे, जब छोटा शिशु रहता है, नवजात बच्चा रहता है, उसका प्रति 6 महीना पे उसका वजन कौन क्या था, सही से पोषण मिल रहा है कि नहीं, सही से उसको भोजन मिल रहा है कि नहीं, और वही चल के आगे चल के दिक्कत है तो भूख सूचकांक के अंतर्गत है। उसके बाद बाल मृत्यु दर, अगर बच्चा का परवरिश सही से नहीं हुआ, अगर पोषण सही से नहीं हुआ तो बच्चे का मृत्यु दर में मिथुन क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, बीमारी को उसको घेर लेगा। इसीलिए देखे होगे पल्स पोलियो, कौन बोलता है, पोलियो का टीका, डायरियो का टीका, मिशन इंद्रधनुष चला है ना, उसमें क्या है, बच्चे को निरंतर समय समय क्या दिया था टीका, ताकि बच्चे में क्या है, मृत्यु दर में कमी है, उसका प्रतिरोधी क्षमता क्या है, स्ट्रांग हो, दिमाग क्या है, मजबूत हो, तेज हो, और इस प्रकार से वो क्या है, बाल मृत्यु दर में कमी होगा। तो यही है 4 गणना है। और इसका गणना का जो 0 से 100 के बीच में अंक देकर किया जाता है, और 0 का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, और 100 का या उसके नजदीक जो स्कोर होगा सबसे खराब होगा। और अभी क्या है कि विश्व के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में कितना स्थान था, 111वां स्थान, 28.7 पॉइंट। यही 10.5 पॉइंट रहता तो क्या होता, बिहार भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अच्छा रैंकिंग रहता। इतना समझ में आए? अब चलो आते हैं आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि करने के लिए कुछ 2-4 पैटर्न होता है। एक होता है परंपरागत पैटर्न, एक होता है नवीन पैटर्न। परंपरागत का है उसी क्या मतलब है, देखो हाफी आ रहा है इसको। परंपरागत का क्या मतलब हुआ, रुको बोलने दो आयुषी को, बोल आयुषी, परंपरागत से की मतलब बोलो, की समझे, देखो इसको मत देखो, बंद करो उसको, ढको। तुम लोग को हम बोलते हैं ना, तुम लोग मेरे पास 1-2 साल पढ़ो, तुम लोग का जीवन इतना बेहतर हो जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, इतना बढ़िया, और तुम लोग को भी इसका लाभ मिलेगा, तुम्हारे परिवार को, फैमिली को, सबको लाभ मिलेगा। तुम लोग बस रोज आओ पढ़ने, केवल हम किताबी कीड़ा वाला नहीं पढ़वाते हैं, चीज को समझाते हैं, ताकि तुम लोग भी जो है होशियार बनो, तेज बनो, बहुत ज्यादा स्मार्ट बनो। इसीलिए तुम लोग को समझा समझा के पढ़ाते हैं, टाइम ले लेके पढ़ाते हैं। बताओ परंपरागत का मतलब क्या होता है? ये सब चीज ऑनलाइन में नहीं समझ में आई तो
वहां को पूछा भी अच्छा हो तोरा, कोई बता रहा समझा रहा अच्छा हो। ऑनलाइन चीज अलग होता है, वो तो दूर दराज में जो आदमी है जिसको वैसा सुविधा है उसके लिए ऑनलाइन ठीक है, अच्छा है, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत अंतर है, समझी। अब जैसे आज नहीं जानती थी कल आज जान जाओगे परंपरागत क्या होता है। ब्यूटी बताओ क्या होता है परंपरागत, ये भी नील बटा सना था। तुम दोनों बहन बताओ, इसमें तुम्हारा ब्यूटी कोई दिक्कत नहीं, तुमको जो अभी तक सर पढ़ाए हैं वो सही से समझाए नहीं, तुम लोग प्रश्न सर से नहीं किए, तुमको बोलते हैं तुम हमसे रोज 100 क्वेश्चन करो, लेकिन ऑथेंटिक पढ़ाई से जुड़ा हुआ, इधर उधर वाला चीज नहीं, ताकि क्या है कि उसका लाभ दूसरे को मिले। क्या परंपरागत शब्द पहले कभी नहीं आया होगा अभी तक की जीवन शैली पढ़ाई में, लेकिन आज क्यों पता नहीं है बताओ। हम लोग क्या है रटा रटा ज्ञान पढ़ रहे हैं, हम लोग पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, अपने आप को बेहतर करने के लिए पढ़ ही नहीं रहे हैं। कैसे हो पाएगा बताओ, क्या है दोनों बहन बताओ, परंपरागत और की मतलब बोले, तुम पूजा बताओ। हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हो, ठीक है, पहला मीनिंग तो ये हुआ, और दूसरा मीनिंग क्या हुआ, परंपरा से, परंपरा जैसे क्या है, हाँ हाँ वही चलते आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे, जो हमारे बुजुर्ग करते आए, हमारे दादा पिताजी, हम आने वाले बच्चा जो करते आएगा उसको क्या करेंगे, परंपरा। जैसे हम लोग के यहाँ कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग उनको क्या करते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना पीना, ये हमारे क्या है, परंपरा है हमारे यहाँ का, ठीक है। छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ये आज मनाने लगे हम लोग, परंपरा से क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। पहले क्या पूजा पाठ वैसा भव्य नहीं होता था, पहले आदमी ऐसे से झाल बजाता था, अब क्या है डीजे बजाता है ना, तो डीजे में जो परिवर्तन है इसको बोलते हैं संस्कृति में जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सभ्यता की ओर, सभ्यता से संस्कृति है, मतलब हम लोग क्या है अब और सभ्य हो गए, थोड़ा डिजिटल हो गए समय के हिसाब से, ठीक है, संस्कृति में आधुनिकता जुड़ गया, ठीक है, तो यही चीज है। तो इस चीज को समझो कि परंपरा से जो चीज चलते आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, परंपरागत। जैसे खेती पहले होता था, खेती कैसा होता था, वही ट्रैक्टर से खेत से वही किसानी वो करते थे, हल चलाते थे, छीटते थे, ये सब क्या था, परंपरा। और अभी आधुनिक प्रकार की कृषि कैसे होने लगा मिथुन, खेत में हम लोग क्या ट्रैक्टर का प्रयोग करने लगे हैं, खाद का प्रयोग करने लगे हैं, और उसके बाद क्या सिंचाई करने के लिए पहले निर्भर रहते थे जो है उसे उसे दिया जाता था, और अब क्या है कि बोरिंग से भी चलाते हैं हम लोग, ऊपर से ड्रोन से भी सिंचाई, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से भी सिंचाई होता है, ठीक है। और चाइना में क्या है कि वहां पे बादल को जो है ऑब्जर्व करके जो है वहां पे वर्षा करवा दिया जाता है, ऐसा ऐसा चीज होता है। तो यही चीज परंपरागत में क्या हो गया, आधुनिकता में जुड़ गया, तो इससे क्या उत्पादकता बढ़ जाएगा ना। पहले 1 हेक्टेयर में जितना खेती होता था उसमें क्या है कि भी ज्यादा बढ़ गया। जैसे तुम लोग को पूछा जाएगा गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश। और यही रवि ये मिथुन पूछा जाएगा कि गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर किस राज्य में सर्वाधिक होता है, पंजाब। तो प्रति हेक्टेयर का मतलब समझे, जैसे क्या है छोटा सा जमीन है प्रति हेक्टेयर, अब हम लोग अगर परंपरागत कृषि करेंगे तो वही प्रकार का कृषि होगा, ठीक है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसमें आधुनिकता डाल देंगे तो क्या है बढ़ जाएगा। तो यही चीज है कृषि की प्रधानता, हमारा परंपरा से कृषि चलता आ रहा था। घर में क्या था, तुम लोग क्या है कि अब जाके नौकरी वगैरह के बारे में सोचिए, पहले क्या है सोचता था कोई नौकरी वगैरह, लड़कियों नहीं सोचते थे, लड़का सब तो चलो पहले सोचता था, ये हमारे परंपरा का ऐसा था कि लड़की सब होगा, सयानी वगैरह हो गई, शादी वगैरह कर दिया जाएगा, परिवार वगैरह चले, पहले यही था परंपरा। लेकिन अभी क्या है उसमें आधुनिकता आ गया है कि नहीं भाई लड़की को पढ़ाएंगे लिखाएंगे अच्छा से, वो भी नौकरी करके घर परिवार भी चलाएगी और जो है समाज को सर्व भी करेगी और देश हित में जो है समाज हित में जो है काम भी करेगी। तो ये क्या है परंपरा से ये टूट गया, आधुनिकता इसमें आ गया। उसी पर कहता है प्रति व्यक्ति निम्न आय, इसमें भी कहता है कि भारत का बड़ी जनसंख्या प्रति व्यक्ति निम्न, ये सब परंपरागत व्यवस्था है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पहले क्या था कि अर्थव्यवस्था का गांव तक पहुंच था, अब रोड हो गया, अब ट्रेन हो गया, अब जो जहाज हो गया, अब नाव वगैरह से क्या है अर्थव्यवस्था का विस्तार हो गया, अब शहर की ओर हम लोग जाने लगे। उसके बाद क्या जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि हो रहा था उसमें क्या कौशल का कमी था, तो ये सब क्या है हमारा आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करता था। और ये परंपरागत था। बेरोजगारी, लोगों के पास क्या रोजगार नहीं है तो इसको बोलते हैं बेरोजगारी। आय वितरण में वो समानता, कोई ज्यादा कमा रहा, कोई कम कमा रहा, कोई नहीं कमा रहा, ये सब क्या था हमारा परंपरा का हिस्सा था। और नवीन विशेषता में क्या हो गया रवि, नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या है प्लान करने लगे कि ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो उद्योगों का विकास होने लगा, ठीक है। अब क्या कृषि पे केवल निर्भर नहीं लगा, अब क्या हो गया
उद्योग भी, जैसे तुम्हारे वहां पूजा, तुम जो जाती हो मिलन चौक से, मिलन चौक बोलते हैं ना, पहले उस जगह तो भट्टा भट्टी नहीं था, ऐसे था, बंजर था ना खेत बता, लेकिन अभी क्या है वहां पे उद्योग लग गया, चिमनी भट्टी लग गया, कम से कम 50 आदमी को तो रोजगार वो दे रहा होगा, ईटा पे काम करने वाला होता है, पारने वाला होता है, ट्रैक्टर से लोग जाता है, लोग आता है, वहां पे 50 लोगों को रोजगार मिला। पहले वो बंजर जमीन था, कुछ काम नहीं होता था, खेतियों पतारी पता नहीं होता, लेकिन अभी क्या है, वो उद्योग वहां लग गया ना, ईटा भट्टा लगा तो उद्योग ही हुआ। तो ये चीज क्या हुआ, विशेषता, नवीन विशेषता। और पहले खेती ही करता था परंपरा से, वही पड़ती जमीन था, वो क्या था, परंपरागत व्यवस्था। और अभी उद्योग लग गया, ये क्या है, नवीन व्यवस्था। उसके बाद योजना आयोग का गठन हुआ, हम लोग योजना बनाए, 1 वर्षीय 2 वर्षीय 5 वर्षीय योजना बनाए, फिर आगे चलकर नीति आयोग आया तो ये हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, लोगों का विकास कैसे हो, देश कैसे उन्नति करे, कैसे हम लोग जो है अर्थव्यवस्था को बेहतर करें, उसके लिए क्या आया, राष्ट्रीय विकास परिषद। उसके बाद फिर आगे चल के देखें नीति आयोग आया, नीति आयोग में जो है ना कई सारे लोगों के लिए सक्रियता, सहभागिता, सशक्तिकरण, सबका विकास, समानता, पारदर्शिता करके नीति आयोग आया। तो इसमें हम लोग उद्देश्य इसका देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर नीति आयोग का कार्य, इसको पढ़ लेना बढ़िया से, एक बार पढ़ाते हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग को। देखो आज देखो देखो कमाल, तुम लोग को पता है नोट्स का कमाल। देखो ये कितना तारीख को, 11 तारीख का जो है, 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक में इतना पढ़ाए थे। अब देखो आधे घंटे में देखो 4 दिन का क्लास, 11 12 13 14, 4 दिन का क्लास आधे घंटा में समझा दिए। ये किसके वजह से संभव हुआ, इस नोट्स की वजह से। नोट्स का देखते हो कितना वैल्यू है, जो चीज 4 दिन तुम मेहनत किए वो आधे घंटे में हो गया। तो हम समझाने क्रम में, जब तुम लोग समझने के लिए पढ़ने के लिए बैठोगे तो कितना देर में, इतना देर 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा ना। इसीलिए सबको नोट्स बनाना क्या है अर्चना, अनिवार्य, अपना नोट्स बनाओ और अपने करो। हम केवल तुम लोग को पुश कर सकते हैं, हम तुम लोग केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, हम तुम लोग को सिखा सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा ब्यूटी, तुम्ही को है। ये लड़ाई तुम्हारा ही है, किसी और कोई नहीं आगे लड़ने के लिए। इसीलिए अपना मेहनत करो ईमानदारी से, और नोट्स वोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। चलो हम लोग थोड़ा सा नीति आयोग को पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। रवि को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। रवि बताओ, पहले तो नीति आयोग का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग कब स्टेब्लिश हुआ था बताओ। हाँ रुको रुको, पूजा बताओ, नीति आयोग कब गठित हुआ। हाँ कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग कब हुआ था रवि, 1950। डेट बताओ, डेट। हाँ डेट के साथ तुम लोग याद रखो, 15 मार्च 1950 और 1 जनवरी 2015, ये सबको भूलना मत। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसी नीति आयोग का, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और उसके बाद क्या है कि नीति आयोग का गठन किसके जगह किया गया, जैसे देखो इससे क्वेश्चन भी बनता है। अच्छा तुम मिथुन जरा वहां जाओ तो, इधर बड़े रूम से ही जाओ तो, दोनों तो वही चप्पल पहने, अच्छा चप्पल पहन के चला, जहाँ पे वो है ना अपना टेबल, जहाँ पे जहाँ लाइब्रेरी पढ़ते हो, वहाँ पे देखना इंक होगा तो इंक लेते हैं, इंक खत्म हो सूख गया एकदम, लेके आओ तो इंक, इधर से उधर से गेट बंद कर दिए, इधर सीढ़ी के नीचे चले जाना। तो नीति आयोग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का गठन किसके जगह हुआ था, योजना आयोग के जगह पे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद क्या, नीति आयोग का 7 स्तंभ में से निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा बीपीएससी में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, कौन कौन सा है, लोगों के लिए सक्रिय, लोगों के लिए पहला, ठीक है, प्रो पीपल, पीपल ऐसे होता है, ये प्रो पीपल ऐसे हो गया, प्रो पीपल ऐसे होता है, POPLE, ठीक है। इस चीज को तुम लोग करना। और देखो तुम लोग गलती करने से मत वो घबराओ, गलती करो, हम तो कहते हैं गलती करो, बार बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो। और एक तो नहीं, जैसे पीपल को क्या है कि तुम लोग इस तरह से लिख दोगे पीपल, ठीक है, और ऐसे PIPAL लिख दोगे, PIPUL, ठीक है, PEOPLE। 3 बार 4 बार 5 बार लिखते थे, गलत करते करते क्या है, सीख जाओगे। और तुम लोग का अभी उम्र क्या है, सीखने वाला उम्र है। तुम लोग बूढ़े नहीं हो गए कि भाई अब नहीं सीख सकते, बूढ़े में भी आदमी सीख लेता है। तो तुम लोग तो अभी यंग हो, इसीलिए सीखने का प्रयास करो। जैसे कॉपी में लिखियो गलत,
गलत लिखी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छी बात क्या है लिखी हो। अब जैसे इसको लिखे, वहां पे क्या है, जैसे लगेगा कि भाई क्या है, मोबाइल सबके पास है, तुरंत क्या कर लिया, गूगल कर ली, तुरंत देख लिए। उससे क्या इंग्लिश में कभी लिखना होगा, कभी बोलना होगा, पीपल गलत तो नहीं लिखोगे, है ना। और तुम लोग को अभी बहुत आगे जाना है, बहुत अभी काम करना है, इसीलिए अभी सीखने पे ज्यादा जोर दो। उसके बाद सक्रियता, उसके बाद क्या है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। उसके बाद सशक्तिकरण यानी इंपावरिंग, एम्पावरमेंट, तथा सबका समावेशी विकास। अच्छा, यह है, ये बढ़िया है। इंक नहीं मिला उसमें, नीचे में भी नहीं मिला, अरे 5-6 पीस हुआ है, ऐसा ऐसा चलो। अच्छा ठीक है, अच्छा आज पहला हुआ है, कोई बात नहीं। एक बार टाइम देखना तेरा भी, कितना हुआ टाइम, घड़ी देखो ना। हाँ? 10:36, ठीक है, 11 बजे का तो हमको रोक देना, तो 11 बजे फिर रिवीजन तुम लोग करवाना। उसके बाद बोलते हैं समानता, ठीक है, इक्वलिटी। उसके बाद पारदर्शिता, यही 7 स्तंभ है। अच्छा, नीति आयोग का क्या उद्देश्य है, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, समृद्ध करना, ठीक है। संघ में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों का भूमिका रहता है, और केंद्र जो है क्या रहता है, ज्यादा पावरफुल रहता है, और राज्य क्या होता है, उसके हित के अनुसार उसको हेल्प करता है। तो यह सहकारी संघवाद का उदाहरण होता है। सशक्तिकरण से राज्य सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र का निर्माण करना। केंद्र और राज्यों के मध्य क्या है, सामंजस्य बिठाना। ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का तंत्र विकसित कराना, जैसे तुम लोग देखे होंगे अभी जो है ग्राम पंचायत में कितना फंड आता है, पहले उतना फंड नहीं आता था। नीति आयोग जब आया तो काफी सारा डिस्कशन में 5 करोड़ रुपया आता है फंड। कितना आता है प्रति वर्ष, कितना आता है प्रति वर्ष, 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़, तीसरे साल 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, समझ रहे हो, 5 करोड़ 5 साल में होता है। तो क्यों ना मुखिया बन के 5 करोड़ रुपया लेके जो है सेटल कर लिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। हाँ, यूज जब नहीं, जैसे तुमको तुम्हारे गांव में सड़क नहीं है, तुम्हारे गांव में नाला नहीं है, या कोई दिक्कत है, तो क्या बनवाओगे, नाला बनवाएंगे, रोड बनवाएंगे, स्टेडियम बनाएंगे, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल बनवाएंगे। अगर हम नहीं बनवाएंगे तो पैसा क्या है फिर, वापस चला घूम के चला जाएगा। लेकिन वही अभी अपने से काम करना होता है, यही सब चीज हो गया। तो ये सब नीति आयोग करने के बाद क्या हुआ, जैसे गांधी जी किसका उदाहरण दिए थे, ग्राम पंचायत का अवधारणा दिया था। मतलब जैसे अभी रवि तुमको समझाए थे ना कि लोग अगर मजबूत होगा तो क्या है, समाज मजबूत होगा, और लोग को मजबूत करने के लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। पहले हम मजबूत होंगे, फिर क्या है, लोग, परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, क्या है, समाज मजबूत होगा, समाज से क्या है, गांव मजबूत होगा। तो गांव को मजबूत करना जरूरी है, अगर गांव मजबूत हो गया, देश क्या ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। इसीलिए सरकार का ये कहना है, सरकार का मानना है कि गांव गांव को मजबूत करो, पंचायत पंचायत को मजबूत करो। इसीलिए पंचायत स्तर पर बहुत सारा फंड दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किया गया। जैसे पहले मुखिया वगैरह सब नहीं होता था, ठीक है, लोग क्या होता था, एमपी एमएलए टाइप से होता था, मुखिया वैसा नहीं होता। लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1900 क्या हुआ था, 92 के आधार पे क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ, और जो कि 11वीं अनुसूची में क्या है, ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ। और इसके अंतर्गत सबको जो है ग्राम के लोगों को ताकत दिया गया, ग्राम के लोगों को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया, ग्राम के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया। तब जाके तुम लोग क्या है, वोट करते हो, वार्ड को चुनते हो, पंच को चुनते हो, सरपंच को चुनते हो, मुखिया को चुनते हो, पंचायत समिति को चुनते हो, जिला परिषद चुनते हो। ये सब किसका अंग है, ग्राम पंचायत का, है ना, पंचायती राज व्यवस्था का। इसीलिए ये सब मजबूत किया गया। तो यही जो सोच है नीति आयोग का भी, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों और आर्थिक नीतियों के सामंजस्य में सामंजस्य स्थापित करना। कहेगा आर्थिक प्रगति से वंचित रहे वर्गों पर विशेष ध्यान। आर्थिक प्रगति से वंचित का मतलब क्या होता है, बताओ, तुम बताओ अर्चना, आर्थिक प्रगति से वंचित का मतलब क्या होता है, अर्चना बताओ, बोलो, हाँ तुम बताओ, पूजा बताओ। केवल पूजा रट्टा मार के पढ़ाई करके निकल जाए कि समझा दे, बताओ। कल के डेट में जब तुम लोग, मेरी बात समझो, तो कल के डेट में जब तुम लोग चली जाओगी, अभी तो जो एज है, बिहार पुलिस एसएससी जीडी तो हो जाएगा, बिहार पुलिस में बन जाओगी, ये गारंटी है कि बिहार पुलिस बन जाओगी। बिहार पुलिस बन गई, गई प्रशासन में, वहां पे तुम पे जो कोई दबाव बनाने लगा, तुमको कुछ बोलने लगा, ठीक है, कोई जो है गलत करने लगा, लेकिन तुमको जो समझ है,
तुम समझ रहे हो कि नहीं भाई गलत हो रहा है, तुम्हारा आवाज वहां सुना नहीं जाएगा। तो आखिर तुम्हारे आवाज में शायद दम होगा तब ना किसी को कंप्लेन कर सकती हो, समझा सकती हो। कंप्लेन करने पर नहीं होगा तो अपने अंदर गुस्सा आएगा, हम इतना जानते हैं, इतना पढ़ते हैं, ये सब गलत हो रहा है और हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे तुम? वहां से लोगे नो पे, मतलब क्या है, मतलब जैसे नौकरी में रहते हुए कि जो है नो पे लिया जाता है, मतलब तुमको सैलरी नहीं मिलेगा। अब तुम आके तैयारी करोगे किसका, दरोगा का, तैयारी करोगे किसका, बीपीएससी का, और नॉलेज अगर होगा, कंसेप्ट बढ़िया होगा तो दरोगा बन जाओगे, बीपीएससी से क्या है डीएसपी बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, तब जाके उस सबको लताड़ लगाना। तो समझ रहेगा विकसित, तब नहीं सब कर पाओगे। इसीलिए हम समझाने पे जोर देते हैं। रट्टा मार वाला जमाना गया, ये रट्टा मार के पढ़ लिए ये वो हो गया, इसीलिए चीज को समझो, ताकि किसी भी चीज को क्या है, किसी भी गरीब आदमी, किसी वंचित आदमी का मदद कर सको, किसी को हेल्प कर सको। और खुद के लिए, जैसे तुम लोग नौकरी में जा रहे हो, नौकरी जो है एक तरह से हो सेवा, क्या हो गया, सेवा। सेवा का मतलब क्या होता है, तुम निस्वार्थ भाव से किसी का क्या किए, मदद किए, ठीक है, इसी को बोलते हैं सेवा भाव। और इसके लिए सरकार तुमको क्या देगा, पैसा देगा, एगो वेतन देगा, ठीक है। लेकिन नौकरी बेसिकली पुलिस प्रशासन का जो नौकरी है, ये प्रशासनिक, जिसको नौकरी नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेवा बोलते हैं। जैसे तुम लोग पढ़े होंगे बिहार लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, मतलब संघ के स्तर पे लोक सेवा, राज्य के स्तर पे लोक सेवा, ठीक है। ये क्या नौकरी नहीं है, तो तुम लोग एक बात को कान खोल के समझ लो, जिस